तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएसपी पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 9th की प्रश्नावली 1A के सवाल नंबर 6 से। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सवाल नंबर 5 तक बताए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 6। हमारे जो सवाल दिया हुआ है कि P प्लस क्यू और क्यू P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, यानी कि हमें इन दोनों के योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो हम पहले शुरुआत में लिखते हैं पहला वाला P प्लस क्यू का जब हम योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो हमें इसका योग में परिवर्तित करना है। तो अभी देखिए ये हमारा जो है वो योग जो है वो शुरुआत में प्लस है, तो अभी हम इसके योग को परिवर्तित करने के लिए शुरुआत में इसके माइनस लगा देंगे, तो ये हमारा इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ये हमारा पहले वाले का हो गया। अब दूसरे वाले का इसका P माइनस क्यू का जब हम P माइनस क्यू का करेंगे योगात्मक प्रतिलोम तो हमारा ये हो जाएगा माइनस P माइनस क्यू ब्रैकेट के अंदर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चूँकि हम ये जान लेते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम का जो अर्थ होता है वो होता है निशान परिवर्तित करना, यानी कि उनके चिन्हों का जो है परिवर्तित करना। अभी देखिए जब हम इनका ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे इन दोनों के निशान परिवर्तित हो जाएंगे, और जब इस वाले ब्रैकेट को हम जब खोलेंगे तो हमारे इसमें भी निशान परिवर्तित हो जाएंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x का कथन सत्य है, यानी कि इसके बराबर और इसका बराबर जो है वो कितना है और है अगर, तो x का मान जो है वो कितना है। तो भी हम इसको हल करते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 2 और बराबर में इधर दिया हुआ 5 गुणे 3 गुणे x। अभी देखते हैं 5 से ये हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए x बराबर में हमारा कितना दिया हुआ है 2, यानी कि हमारा x जो है वो 2 के बराबर है, यानी x की वैल्यू जो है 2 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। तो हम ये कह सकते हैं हमारी जो शून्य जो होती है वो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो हमारा ये शून्य आंसर हो जाएगा। चूँकि जब हम शून्य का योगात्मक प्रतिलोम करते हैं तो हमारा शून्य ही आएगा, ना कि शून्य कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हमारा शून्य सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है, यानी कोई संख्या है जिसको हमने माना है a वो एक सम है और धन पूर्णांक है, तो हमें बताना है कि संख्या a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 सम है या विषम। तो सबसे पहले हमें a के रूप में क्या मानना है, एक समधन पूर्णांक, यानी हम मान लेते हैं माना a बराबर सम धन पूर्णांक बराबर हम मान लेते हैं 2, क्योंकि 2 सम धन पूर्णांक भी है इसलिए हम इसको मान लेते हैं 2। और हमारा कह रहा है इसको हम 2 के बराबर में a लिख सकते हैं या a बराबर 2 लिख सकते हैं। तो अब हमारा कह रहा है a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, तो हम a के स्थान पर मान रखते हैं और हल करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2 माइनस 1 पहले ब्रैकेट में इंटू 2 प्लस 1। अभी देखिए यहाँ से हमारा बचेगा 1 और यहाँ से हमारा बचेगा 3। अभी देखिए गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा 3 एकम 3, यानी जो 3 है ये अब हमें बताना था ये सम है अथवा विषम। तो हम जानते हैं कि सम वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, और जो 2 से नहीं विभाजित होते हैं उन्हें विषम कहते हैं। चूँकि ये 3 है इसलिए ये विषम हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग दिखाना है। जैसे कि हम देखते हैं हमारी संख्या रेखा है और इस पर हमें 5 और 7 का योग दिखाना है। तो हमारी यहाँ से जो है वो संख्या रेखा स्टार्ट होती है, तो हम सबसे पहले 5 का दिखाते हैं। तो हमारा 5 तक 1 2 3 4 5, ये हमारा हो जाएगा 5 शुरुआत से यहाँ तक। और फिर आगे कह रहा है 7 का योग दिखाना, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ तक। तो हमारा यहाँ योग कितना आ गया, योग हमारा आ गया ये वाला, ये हमारा है 12,
यानी हम कह सकते हैं 5 + 7 बराबर हमारा हो जाएगा 12। ये आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो हमें सत्य असत्य के रूप में बताना है। क्वेश्चन है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। यानी दो जो है वो धन अभाज्य पूर्णांकों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें सदैव अभाज्य प्राप्त होगा या नहीं, ये हमें बताना है। सबसे पहले हमें जान लेते हैं अभाज्य संख्याएं कहते किन्हें हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी से नहीं कटती हैं, तो वे होती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि हमारी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 2 हैं, 3 है, 5 है, 7 है। इस प्रकार से हमारी होती हैं अभाज्य संख्याएं। ये स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से नहीं कटती हैं। तो हमारा कह रहा है इनका गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। जैसे हम मान लेते हैं इनका गुणा, यानी कि 2 और 3 का गुणा। अब देखिए हमें कितना प्राप्त हुआ, 6। चूँकि 6 एक सम संख्या है, ये देखिए हमारी 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, और 6 ये सम के साथ हमारी भाज्य भी संख्या है। और अगली बार हम देख लेते हैं, या हम गुणा कराते हैं 2 और 2 का, 2 बार 2 से गुणा कराएंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। 4 भी देखिए हमारी एक भाज्य संख्या है, इसलिए ये हो जाएगा असत्य। ये हमारा असत्य है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो अभी हम जानते हैं कि हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5 और 7। तो अभी हमें कह रहा है इनका योग, जैसे कि हम मान लेते हैं 2 और 3 हमारा बराबर में हो जाएगा 5। चूँकि अभी देखिए हमें एक अभाज्य संख्या प्राप्त हुई और प्रश्न में हमारा कहा गया कि सदैव अभाज्य संख्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है वो सदैव नहीं होता है। कुछ परिस्थितियों में हमारा जो है भाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं, लेकिन अधिकतर परिस्थितियां हमारी जो होती हैं उसमें हमें भाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे हम दूसरी कंडीशन लेते हैं तो अभी देखिए यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। ये एक भाज्य है, चूँकि ये हमारा हो जाएगा असत्य, क्योंकि हमारा सवाल में पूछा गया है कि सदैव अभाज्य होती है। चूँकि सदैव हमारा नहीं होता है, कुछ परिस्थितियों में हमारा भाज्य भी प्राप्त हो जाता है। और अभी हम तीसरी परिस्थिति में देखते हैं, जब हम लेते हैं 5 और 7 को, तो अभी देखिए 5 और +7 बराबर हमारा हो जाएगा 12। ये भी हमारी जो है भाज्य संख्या ही प्राप्त हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी परिस्थिति में हमें जो है अभाज्य नहीं प्राप्त होती है, कुछ ही परिस्थिति होती हैं जिसमें हमें अभाज्य प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a और b कोई दो ऋण पूर्णांक हैं तब a + b भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। यानी हमें 2ab ऐसे पूर्णांक मानने हैं जो ऋण हो और उनका योग जो है हमें बताना है सदैव ऋण होगा या नहीं। तो हम मान लेते हैं हमें दो पूर्णांक यानी -a और -b हमारे दो ऋण पूर्णांक हो गए हैं। अभी कह रहा है -a और -b को जो हमें योग करके दिखाना है कि ये सदैव ऋण पूर्णांक होगा या नहीं। तो अभी हम इनका योग करते हैं। हम चाहे तो इनके स्थान पर वैल्यू धर सकते हैं। यदि हम a की वैल्यू धर लें 2 तो यहाँ पर माइनस लगा तो ये आगे माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस तो ये प्लस। फिर b की वैल्यू माइनस से दी हुई तो हम माइनस लगाएंगे, और यदि b की वैल्यू हम मान लेते हैं 5। हम इनकी वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, आप चाहे जो भी मान सकते हैं, हमने इतनी मानी है। तो अभी देखते हैं हमारा ये हो जाएगा -2 और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 5। तो अभी देखिए हमारा कितना प्राप्त हुआ, -7 प्राप्त हुआ। इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि ये कथन सत्य है, और एक कथन में कहा गया था कि एक ऋण पूर्णांक प्राप्त होगा, तो हम कह सकते हैं हमारा एक ऋण पूर्णांक ही प्राप्त होगा। हम देख भी सकते हैं कि हमारा एक ऋण पूर्णांक प्राप्त हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हम लिख सकते हैं सत्य है ये। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a गुणे a + 1 ब्रैकेट हमारा समाप्त, और दूसरा ब्रैकेट है a + 2 और हमारे तीसरे ब्रैकेट में दिया हुआ a + 3 संख्या जो है वो 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम मान लेते हैं, माना एक धन पूर्णांक बराबर 1। यदि हम एक धन पूर्णांक मान लेते हैं तो हमारा ये एक हमने मान लिया है 1 को ही, और हमें दिखाना है एक के स्थान पर, इसके स्थान पर हमें 1 की वैल्यू जो है रखनी है, और हमें बताना है कि जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो 24 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। तो हमारा पहले प्रश्न दिया हुआ है a ब्रैकेट में a + 1 और दूसरे ब्रैकेट में a + 2 और तीसरे ब्रैकेट में a + 3। अभी इसको हमने माना था a,
ए की वैल्यू जो हमने मानी थी वो 1 थी, तो हम यहाँ पर वैल्यू धरते हैं, तो हमारे इतना हो जाएगा ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में इतना हो जाएगा, और तीसरे ब्रैकेट में हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ पर 3 होगा, उसको हम लिख लेते हैं 3। तो अभी देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा। तो अभी देखिए हम गुणा करते हैं तो हमारा हो जाएगा, ये 4 का गुणा 3 में करते हैं तो हमारा हो जाएगा 12, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1 रहेगा। अभी 12 का गुणा इसमें करते हैं तो हमारा हो जाएगा 24, का गुणा 1 से करेंगे तो हमें जो है 24 ही प्राप्त होगा। अभी देखिए हमें 24 प्राप्त हो गया, और सवाल में कह रहा था ये 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं हाँ ये 24 से देखिए पूर्णतः विभाजित हो गया, तो हम ऐसे कह सकते हैं सत्य था हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए एक सम धन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है, तो हमें जो है वो बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में इस सवाल में कौन सी सम होगी और कौन सी नहीं होगी। तो अभी हम मान लेते हैं, माना सम बराबर ए बराबर 2, यानी ए की वैल्यू जो हमने सम के रूप में 2 मान ली, और जो है वो बी के वैल्यू विषम के रूप में हमने मान ली है 3, विषम के रूप में 3 मान लिए। तो अभी हम इसमें वैल्यू रखते हैं और हल करते हैं। तो हमारा पहला दिया हुआ ए स्क्वायर यानी सम का स्क्वायर, तो सम का यानी 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 2 का स्क्वायर हम करेंगे 4 प्राप्त होगा। चूँकि 4 एक सम संख्या है इसलिए इसमें लिख देंगे सम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा था पहला। और दूसरा दिया हुआ है कि बी स्क्वायर यानी विषम का स्क्वायर, विषम को हमने माना था 3 इसलिए हम विषम का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त, 3 तरह की 9 प्राप्त होगा, चूँकि 9 एक विषम है, ये हमारे विषम के रूप में आंसर हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन दी हुई है सम प्लस विषम, यानी तीसरी में हम लोग करेंगे सम प्लस विषम, यानी सम को हमने माना था 2 और विषम को माना था 3। तो अभी देखिए हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 5 प्राप्त हो जाएगा, जो कि 5 एक हमारी एक विषम है। और अगला हमारा दिया हुआ है कि सम गुणे विषम यानी सम गुणे विषम, सम यानी 2 और विषम गुणे 3 बराबर हमारा 3 दूनी 6 प्राप्त हो जाएगा, चूँकि सम 6 जो है वो हमारी सम है। और अगली कंडीशन जो है वो दी हुई है सम गुणे सम प्लस 1 यानी 2 गुणे 2 प्लस 1। अभी देखिए हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6, चूँकि हम कह सकते हैं 6 हमारी जो है सम है। और हमारी अगली कंडीशन दी हुई है कि विषम गुणे विषम प्लस 1, तो ये विषम के रूप में हमने माना था 3 गुणे 3 प्लस 1 बराबर हमारी हो जाएगी, ये 3 1 4 हो जाएगा, यानी 3 गुणे 4। तो भी देखिए 3 चौक हमारा हो जाएगा 12, और 12 भी जो है वो हमारी सम है। तो इतने हमारे आंसर हो जाएंगे, इतने हमारे सम के रूप में आए हैं कुछ, और कुछ हमारे विषम के रूप में आंसर आए हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि धन पूर्णांक के किन गुणधर्म के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है, यानी ये जो कथन दिया हुआ है वो किस नियम के आधार पर हमारा सत्य है। तो हमारा ये हो जाएगा सत्य है, वो भी है योग पर गुणा के वितरण नियम के अनुसार जो है ये हमारा सत्य है। किस प्रकार सत्य है ये मैं आपको बता ही देता हूँ। अभी देखिए हमारा दिया हुआ है 3 गुणे 8, तो हम पहले ब्रैकेट में इस तरफ हमारा ब्रैकेट में लिखा हुआ और इस तरफ अलग अलग करके लिखा गया है। तो हमारा है 3 गुणे 8, तो हम पहले ब्रैकेट में 3 गुणे 8 लिख लेते हैं, और प्लस लगा है तो हम प्लस लगा देते हैं। और अगले ब्रैकेट में दिया हुआ है 3 गुणे 7, तो हम 3 गुणे 7 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है वो योग भी दिया हुआ है, तो ये योग हो गया, और यहाँ पर गुणा भी दिया हुआ है, ये देखिए गुणा, या ये देखिए गुणा, तो हम गुणा भी हमारा हो गया। और वितरण देखिए दिया गया 2 पद के रूप में दिया गया, तो ये हमारा वितरण हो गया। तो ये जो हमारा है वो योग पर गुणा के वितरण नियम के आधार पर सत्य है। और फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये हमें बताना है किस नियम के आधार पर सत्य है। तो ये हमारा जो है वो है योग सहचर्य के नियम पर, योग सहचर्य के नियम पर सत्य है।
अब योग सहचर नियम होता क्या है, तो जब कोई भी तीन संख्याएं दी हों और वह प्लस में हों और उन संख्याओं के स्थान और उनके ब्रैकेट का स्थान जो है परिवर्तित कर दिया जाए तो उसे योग के सहचर नियम कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर हमारा 3 था और ये 3 ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ था, अभी इस तरफ हमारा जो है ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, और यहाँ पर 5 जो है वो ब्रैकेट के शुरुआती में दिया हुआ है और यहाँ पर ब्रैकेट के अंत में दिया हुआ है, और यहाँ पर 9 जो है ब्रैकेट के अंत में दिया हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है। तो ये नियम जो है वो योग का सहचर नियम होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये हमारा जो होता है वो गुणा के क्रम विनिमय नियम के आधार पर ये सत्य है, यानी गुणा के क्रम विनिमय नियम पर जो है ये सत्य है। कैसे? क्योंकि जब कोई भी संख्याएं दी हुई हों वो भी गुणा में और उनके जो है स्थान परिवर्तित कर दिए जाएं तो वो गुणा का क्रम विनिमय नियम होता है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये जो है वो निरसन नियम पर जो है ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जब किन्हीं दो संख्याओं का गुणा होता है और बराबर के दूसरी और किसी एक संख्या का मान नहीं दिया होता है तब वहाँ पर निरसन नियम जो है वो लागू होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या रेखा पर -5, -2, 0 और 1, 2 और 5 को जो है दर्शाना है। तो हम देखते हैं हमारा शुरुआत में था -5 को हम जो है यहाँ पर दर्शाएंगे क्योंकि यहाँ पर -5 है। फिर हमें दर्शाना है -2 को, तो -2 यहाँ पर है इसलिए -2 को यहाँ पर दर्शा दिए। 0 हमारा यहाँ पर है इसलिए 0 को यहाँ पर, और 1 यानी यहाँ पर है, और प्लस का 2 यानी प्लस का 2, ये देखिए प्लस का 2 भी हो गया, और प्लस का 5 ये देखिए प्लस का 5 भी हो गया। तो ये हमारे जो सारे संख्याएं दी हुई थी उनको हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो और एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को जो है लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।